तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज का जो लेक्चर होने वाला है, यानी आज का जो वीडियो होने वाला है, इसके अंदर हम ये डिस्कशन करने वाले हैं, इस बस बात के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर 90% से ज़्यादा अच्छे अंक ला सकते हैं। 90% से ज़्यादा मतलब 90 और 100 के बीच में जो भी आंकड़ा बैठता है वो, है ना? इसके आसपास आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके के अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अब यहाँ पर मैं स्पेशली ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाली है जो मेनली तो या तो किसी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या जिनके आसपास कोई अच्छी कोचिंग वगैरह जो होती है ना, वो नहीं है, तो उन्हें पता नहीं है। बिल्कुल फुल जोश है कि हम इस बार बोर्ड को फोर कर ही रहेंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो क्या हैं, अब उनको कहाँ से खरीदना है, क्या वो फ्री में मिलेंगे और मिलेंगे तो किस तरीके से। बेसिकली इसे स्टडी मटेरियल बोला जाता है ना? पढ़ाई के लिए जो मटेरियल हमें चाहिए, जो वस्तुएँ हमें चाहिए, वो किस तरीके से मिलेंगे, किस तरीके से हमारी रणनीति होनी चाहिए। जैसे युद्ध किया जाता है तो उसमें एक प्रॉपर रणनीति बनाई जाती है, किस तरीके से आक्रमण करना है। तो वैसे ही आपको अपना जो युद्ध है, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी है, उसको किस तरीके से करना है, इन सब की रणनीति बनाई जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर एक और फैक्टर है जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको मैं आपको धीरे-धीरे करके वीडियो में ही एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा, क्योंकि मेनली बच्चे अच्छी परसेंटेज लाने पर फोकस करते हैं, अच्छी रणनीति भी बनाते हैं, अच्छा स्टडी मटेरियल भी खरीद लेते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ चीज़ें हैं जो मिस कर जाते हैं, वो आपको यहाँ पर सीखनी है। तो धीरे-धीरे मैं बात को आगे बढ़ाऊँगा, क्या करना है, कैसे करना है, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा। जो भी बच्चे बिल्कुल नहीं जानते कि किस तरीके से उनको तैयारी करनी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। देखो, सबसे पहले अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए आपके एग्ज़ाम में, तो उसमें कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा योगदान होता है, जिसमें 45% योगदान आपके नोट्स का होता है, बचा-कुचा 45% योगदान आपकी प्रैक्टिस का होता है, और जो अंत में 10% योगदान बचता है, वो शॉर्ट नोट्स का होता है। अब क्या यहाँ पर आपकी मेहनत का कोई योगदान नहीं होता? देखो, मेहनत का योगदान बिल्कुल होता है, लेकिन मेहनत थोड़ी अलग चीज़ हो गई, है ना? मेहनत करोगे तभी तो आप इन चीज़ों को बना पाओगे। ये चीज़ें आपको खुद ही तैयार करनी होती हैं, तो जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं ये कह के चल रहा हूँ कि मेहनत करने के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो, फुल जोश के साथ हो। अब कुछ क्या-क्या चीज़ें आपको चाहिए वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो होंगे नोट्स, प्रॉपर नोट्स। आपकी सफलता में, आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की सफलता में जो सबसे ज़्यादा योगदान देने वाली चीज़ होगी, वो होगी एक तो आपके नोट्स और दूसरी होगी आपकी प्रैक्टिस। अब बात यही आती है कि नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स क्या होते हैं, इन सारी जानकारी मैं अभी आपको धीरे-धीरे करके वीडियो में देने वाला हूँ। फिर है कि प्रैक्टिस कैसे करें, यानी कि प्रश्न कैसे लगाएँ? जैसे बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न आएँगे आपके में, वो प्रश्नों को कैसे लगाएँ? फिर शॉर्ट नोट्स भी एक चीज़ होती है, अब ये क्या होती है, इसको कैसे बनाना है, इनको लेकर मैं सारी जानकारी आपको धीरे-धीरे बताने वाला हूँ। पहले इन आंकड़ों को कंटेस्ट कर लीजिए कि आपकी अगर सफलता में सबसे ज़्यादा योगदान किसी का रहेगा स्टडी मटेरियल में, तो वो सबसे पहली चीज़ होगी नोट्स, और जो भी आपने प्रैक्टिस की है वो। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें इंक्लूड होंगी, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होंगी। 100% में से करीब 45% योगदान आपके नोट्स और प्रैक्टिस देंगे, यानी 90% योगदान आपके नोट्स और प्रैक्टिस ही देगी। बाकी 10% योगदान में आप और भी चीज़ों को ले सकते हो, जैसे शॉर्ट नोट्स हो गए, और भी काफ़ी चीज़ें जो आपने नई-नई ट्राई की हैं पढ़ने की स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहला काम आपको क्या याद रखना है, अपने नोट्स तैयार करने हैं और प्रैक्टिस करनी है। अब ये क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ओके? सबसे पहली बात तो इम्पोर्टेंस ऑफ नोट्स। अब देखो, मेरी बातों पर बहुत सारे बच्चों को यकीन नहीं होगा, तो मैं एक सलाह आपको दूँगा कि आजकल तो यूट्यूब है, तो आपको हर चीज़ें आसानी से मिल जाती है। यूट्यूब पर किसी भी बोर्ड के टॉपर उठाकर देख लो, किसी भी बोर्ड के टॉपर, चाहे वो एमपी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, या फिर इससे अलावा अगर आप जाओ तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया, जैसे यूपीएससी हो गया, है ना? इसके अलावा नीट हो गया, जेईई हो गया, जिसमें स्पेशली डॉक्टरी वगैरह की प्रिपरेशन की जाती है ना? तो इस तरीके के जो एग्ज़ाम है, बड़े-बड़े जो एग्ज़ाम है, उन सभी के टॉपर को उठा के देख लो। जो एक चीज़ आपको उन सभी में कॉमन दिखेगी, है ना? जिन्होंने अच्छे नंबर लाए हैं, उन सभी बच्चों में जो एक चीज़ आपको कॉमन दिखेगी, वो होगी उनके पास नोट्स का होना। तो नोट्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए, या फिर आपके अड़ोस-पड़ोस में कोई अच्छी कोचिंग है, तो उसके बच्चों से मिलकर देखें। आप देखना, उनके पास या तो खुद के बनाए हुए नोट्स होंगे जो उनके टीचर ने बनवाए हैं, है ना? जैसे अलग-अलग भाषा में अलग-अलग बोला जाता है, साधारण सी भाषा में उनको नोट्स कहते हैं, है ना? या फिर उनको उनके टीचर ने कोई बुक प्रोवाइड की होगी जो टीचर के द्वारा ही बनाई गई है, जिससे वो तैयारी कर रहे होंगे। सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं बच्चों से खुद के द्वारा जो नोट्स बनवाए जाते हैं वो। तो नोट्स क्या होते हैं? आपका टीचर जो भी आपसे पढ़ाता है, उन चीज़ों को नोट करने को बोलता है। जैसे आपका, अगर आप क्लास 12th के अंदर हो,
है ना? तो आपका टीचर आपको फिज़िक्स पढ़ाएगा, फिज़िक्स का एक टीचर होगा, कोई टीचर केमिस्ट्री पढ़ाएगा, कोई बायो पढ़ाएगा, है ना? कोई हिंदी या इंग्लिश पढ़ाएगा। तो जो फिज़िक्स का टीचर है आपसे कहेगा कि आपको एक फिज़िक्स के लिए अलग एक रफ़ लेना है या फिर कहें तो एक कॉपी लेनी है सफ़ेद पेज की, तो और उसके अंदर क्या है अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करना है। आप काले पेज की भी ले सकते हो जो आपकी मर्ज़ी है। सफ़ेद पेज की थोड़ी-सी ज़्यादा अच्छी होती है। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, नोट्स कहा जाता है और ये बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं अंत तक आपकी सफलता में। क्योंकि जब आप इनको बना रहे होते हो तो कुछ चीज़ें घटित होती हैं। जैसे अब ये बनाए कैसे जाते हैं पहले उसको देखो। सबसे पहले आपके टीचर ने पढ़ाया, ठीक है? तो आपका टीचर किसी न किसी अध्याय को पढ़ाएगा। जैसे मैं 12वीं के भौतिक विज्ञान को ले लेता हूँ। मैंने ले लिया 12वीं का भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में अध्याय 1 है जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये उस अध्याय का नाम है। तो अब इसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं। सबसे पहली चीज़ विद्युत आवेश क्या होता है, इसे पढ़ाया जाता है। फिर पढ़ाया जाता है कूलम का नियम क्या होता है, इन सारी चीज़ों को पढ़ाया जाता है। फिर उसके ऊपर कुछ सवाल करवाए जाते हैं। ये अपना एक टॉपिक मिलकर तैयार हो गया और आज की क्लास में आपके टीचर ने आपको इनको पढ़ाया, इन सारी चीज़ों को पढ़ाया। तो इन्हीं की हेडिंग बनाकर आपका टीचर आपके नोट्स में लिखवाता है ना? अगर आपका टीचर अच्छा है ना? अगर आपके पास नहीं है उच्चतर क्वालिटी के शिक्षक, तो आप यूट्यूब पर जा सकते हो। यूट्यूब पर फ्री में ही बहुत सारे शिक्षक अपलोडेड हैं। इनफैक्ट अगर फिज़िक्स की बात करें, तो फिज़िक्स की मेरे यूट्यूब चैनल पर ही क्लासेस अपलोडेड हैं, जिसमें मैंने कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान की हिंदी मीडियम में जो फिज़िकल फिज़िक्स होती है ना? जो वास्तविक भौतिक विज्ञान होता है, आधुनिक भौतिक विज्ञान को छोड़ दिया जाए, तो उसके पूरे जितने भी चैप्टर हैं, उनको मैंने कंप्लीट करा दिया है, पूर्ण करा दिया है। वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, है ना? तो उनके अंदर मैंने क्या है टॉपिक कवर करवाए हैं, जैसे विद्युत आवेश क्या होता है, कूलम का नियम क्या होता है ना? फिर उसके ऊपर कुछ सवाल हैं, तो इनके आपको फिर क्या करने होते हैं, नोट्स बनाने होते हैं। तो जब आपका टीचर समझा रहा होता है आपको चीज़ों को, तो 20% चीज़ें आपकी समझ में आने लगती हैं, 30% आने लगती हैं। लेकिन फिर धीरे-धीरे चीज़ें उनको दिमाग जो है आपका भूलना स्टार्ट कर देता है। फिर क्या करते हो, आप उसके नोट्स बनाते हो घर जाकर, तो वो चीज़ें 70-80% क्या है फिर से रिकवर होने लगती हैं। अब वैसे टीचर ने समझाया तो वो पूरा ही चीज़ें समझ में आ गई। फिर धीरे-धीरे दिमाग उनको भूलने लगता है। जैसे आप आज आपने किसी यूट्यूब पर वीडियो को देखा, 4 दिन बाद आप भूल जाओगे कि उसमें क्या बताया गया था, है ना? ऐसा ही होता है। तो अगर आप टीचर की वीडियो देखते हो या टीचर से पढ़ते हो, तो भी ऐसी ही घटना होगी। आज आपने पढ़ा, 10-15 दिन बाद आप उसको भूल जाओगे। लेकिन जब आप शॉर्ट्स बनाते हो, उन्हीं चीज़ों को आप हाथ से लिख रहे होते हो, तो आपका दिमाग ध्यान दे रहा होता है कि सुबह शिक्षक ने मुझे बताया था विद्युत आवेश क्या होता है। अब मैं उन्हीं को अपने हाथों से लिख रहा हूँ, तो हर एक चीज़ पर आपका दिमाग गौर करता है और फिर उसके बाद आप दोबारा अपने नोट्स में से रिवीजन कर लेते हो, तो वो चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। फिर आपके जो शिक्षक है और टॉपिक को पढ़ाएगा ऐसे ही आप उनको भी पढ़ोगे। धीरे-धीरे आपका जो चैप्टर 1 है, यानी अध्याय 1 है, वो खत्म होने पर आया। जैसे ही आपका अध्याय 1 खत्म होने पर आया, आपने क्या किया, जो अपने नोट्स बनाए थे, उनको शुरू से दोबारा पढ़ना स्टार्ट कर दिया, है ना? जैसे चैप्टर 1 खत्म होने को आया, अब मुझे क्या है पूरा चैप्टर 1 रिवाइज़ करना है, पूरे का दोबारा अध्ययन करना है, ताकि मैं जितना भूला हूँ, वो पूरा रिकवर हो जाए। तो फिर आपको उसे करने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो आपने जो नोट्स बनाए हैं, वो अपने हाथ से लिखे गए हैं। किसी किताब से पढ़ोगे, रट्टा लगाओगे, वो बात अलग होती है और अपने आपके खुद के नोट्स बनाए हैं, ये बात थोड़ी-सी अलग हो जाती है। तो अगर आप खुद के नोट्स बनाते हो, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है ना? वरना आप चाहो तो किसी दूसरे के नोट्स भी फ़ॉलो कर सकते हो। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे टीचर मिल जाएँगे, मैं यहाँ पर नाम नहीं ले सकता, थोड़ी-सी प्रॉब्लम है ना? वरना आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो बहुत सारे टीचर देखने को मिल जाएँगे। अब रही बात कि नोट्स बनाएँ कैसे या नोट्स कितने प्रकार के होते हैं, इसका हमें कोई भी आइडिया नहीं है। तो अगर मैं टाइप ऑफ नोट्स की बात करूँ तो 2 प्रकार के नोट्स होते हैं। एक होते हैं लघु नोट्स जिन्हें शॉर्ट नोट्स कहते हैं और एक होते हैं लॉन्ग नोट्स या जिन्हें फुल नोट्स कहते हैं, पूर्ण नोट्स। ठीक है? दोनों के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फुल नोट्स क्या होते हैं। फुल नोट्स वे नोट्स होते हैं जिनके अंदर आप हर एक चीज़ को इंक्लूड करते हो। जैसे मैंने बताया कक्षा 12वीं का जो पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है उसका नाम है विद्युत आवेश तथा चित्र। उसके अंदर पढ़ाया जाता है विद्युत आवेश क्या होता है। तो सबसे पहले आप अपने नोट्स के अंदर हेडिंग डालते हो विद्युत आवेश तथा चित्र, अध्याय का नाम डाला। फिर टॉपिक का नाम डाला विद्युत आवेश। ऐसे। फिर आप उसकी परिभाषा लिखोगे कि आवेश होता क्या है, जो आपके सर ने आपको बताई है या फिर दूसरे के नोट्स में से आप लिख रहे हो, वो भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊँगा धीरे-धीरे। फिर आप लिखोगे कूलाम का नियम क्या है, जो विद्युत आवेश से संबंधित है ना? फिर उस पर कुछ सवाल कराए तो उन सवालों को करोगे, उनको नोट्स में लिखोगे। तो ये होते हैं फुल नोट्स जिनके अंदर आप हर चीज़ को लिख रहे होते हो, है ना? अब ये क्या करते हैं, ये आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, चीज़ों को याद करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और आप अगर किसी किताबी भाषा को लिख के आते हो, इसके बजाय आपके टीचर ने जो आपको भाषा बताई है, वो काफ़ी ज़्यादा सरल होती है और वो आपके दिमाग को भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करती है।
प्लस पॉइंट है ये कि आपके ब्रेन को भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करती है। आपके ब्रेन को रट्टा लगाने को नहीं कहती। रट्टा लगाने से जो आपका ब्रेन है वो चीज़ों को याद रखने की कैपेसिटी भले ही बढ़ा लेता हो, 2 दूनी 4 2 3 6 टेबल खूब रटी होगी बचपन में, तो इससे आपकी याद करने की कैपेसिटी भले ही बढ़ जाती है, लेकिन इससे कभी भी आपकी गणित करने की कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। गणित करने की अगर आपको कैपेसिटी को बढ़ाना है, बड़ी-बड़ी कैलकुलेशन होती है, बड़े-बड़े गुणा भाग आपको करने हैं, तो उसके लिए उनको ही करना पड़ा गुणा भाग को ही करना पड़ेगा, कैलकुलेशन को ही करना पड़ेगा, तब जाके वो आसान होंगी। तो रट्टा लगाने से आपकी याद करने की क्षमता तो बढ़ जाएगी, लेकिन चीज़ों को सरल बनाने की क्षमता बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, जो आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत देगी। क्योंकि आगे याद करने को इतना होता है कि आप कितना भी रट्टा लगा लो, चीज़ें आपस में मिल ही जाएँगी। तो फिर चीज़ों को अलग करना है, अलग-अलग भागों में बाँटना है, विभिन्न-विभिन्न चीज़ों में डिवाइड करना है। ये सारी चीज़ें आपको अभी से सीखनी होंगी, कक्षा 11वीं से या 12वीं से। 90% बच्चे इसी को क्या है, अवॉइड कर देते हैं और फिर आप जाकर देखोगे तो ज़्यादातर जो टॉपर्स निकल के आते हैं ना, अगर किसी नीट या जेईई के एग्ज़ाम की बात करूँ, तो फिर उनमें से बहुत सारे बच्चों का, लगभग 90% बच्चों का कहना यही होता है कि हमने 11वीं को बर्बाद कर दिया, फिर 12वीं में हमें ख्याल आया कि तैयारी करनी है अच्छे तरीके से, फिर 12वीं में तैयारी की, कुछ नहीं हुआ, फिर 1 साल हमने ड्रॉप लिया, 1 साल और तैयारी की, तब जाके हम अपने एग्ज़ाम को निकाल पाए, तब जाके एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर पाए। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप 12th में भी अच्छा करना चाहते हो, तो आपको अपने ब्रेन को बूस्ट करना है। रट्टा मारने की कैपेसिटी, याद करने की कैपेसिटी बढ़ाने से ज़्यादा है चीज़ों को सरल करने की कैपेसिटी बढ़ाओ। अगर एक ही जगह विद्युत आवेश लिख दिया, उसी जगह कूलम भर दिया और क्वेश्चन लगाया नहीं, फिर दूसरा टॉपिक लिख दिया, तो सब कचरा हो जाएगा। चीज़ों को अलग करके जैसे आपके शिक्षक ने आपको बताया है वैसे लिखोगे तो फुल नोट्स बहुत बेहतरीन बनेंगे। इसके लिए क्या है, मैं आपको नोट्स दे दूँगा, है ना? आप उनमें से अपने नोट्स बना लेना, है ना? फिर उन नोट्स में जो हेडिंग लिखी है वो बड़ी ही सरल भाषा है। एक तो आप खुद समझ जाओगे, बाकी का जो आपका शिक्षक है, जैसे आप तैयारी कर रहे हो, वो आपको समझा देगा। मैं नोट्स किस चीज़ के दूँगा? मैं आपको भौतिक विज्ञान के नोट्स दे दूँगा, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के नोट्स दे दूँगा, बायोलॉजी के नोट्स दे दूँगा, 12th ही नहीं 11th के भी, है ना? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इन सभी के नोट्स मैं आपको दे दूँगा और टीचर आपके जो हैं, शिक्षक जो हैं आपके, जिनसे आप तैयारी कर रहे हो, वो इनको एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि अलग चीज़ें आती नहीं हैं, यही चीज़ें आती हैं। तो इससे आपके नोट्स भी बन जाएँगे। लेकिन हाँ, जो मैंने नोट्स दिए हैं उनमें से नहीं पढ़ना। एक तो मैं तो पीडीएफ डालूँगा, तो फ़ोन पर पढ़ना वैसे ही आपके लिए प्रॉब्लम देगा। इनसे आपको खुद के नोट्स बनाने हैं भाई, आपके जो आप कॉपी में लिखोगे ना, वो नोट्स आपको तैयार करने हैं और वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, यकीन मानो। अच्छा, ये तो फुल नोट्स हो गए, ओके। अब शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं? शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं? फुल नोट्स आपको रिवीजन में मदद करते हैं। शॉर्ट नोट्स आपको मदद करते हैं एंड टाइम रिवीजन में। एंड टाइम यानी कि अब जैसे आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, परीक्षा नज़दीक आने वाली है, तो आपके पास इतना समय नहीं होता सारी चीज़ों को रिवीजन करना है ना? अब पूरे फिज़िक्स में कितने ज़्यादा चैप्टर होंगे, भौतिक विज्ञान में कितने ज़्यादा चैप्टर होंगे, सभी चैप्टर को अब इतनी मोटे नोट्स आपने बनाए हैं, है ना? ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिए, सब याद है। लेकिन अब इनमें से मेन पॉइंट है, अब उनको रिवीजन कैसे करें? तो ये होते हैं, जब आप एक चैप्टर को क्या है, एक चैप्टर के नोट्स बनाते हो, फुल नोट्स बनाते हो, तो वो आपको चैप्टर क्या है, आधा अधूरा तो याद हो जाता है, आधे से ज़्यादा ही याद हो जाता है, क्योंकि आपने अपने हाथ से एक-एक चीज़ को लिखा है, तो आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको ऐसे ही याद हो जाती हैं। फिर क्या बताया मैंने आपको, जैसे अध्याय 1 कंप्लीट होने को आया, तो आपने क्या कर लिया, उसका रिवीजन कर लिया, उसको एक बार पढ़ लिया, तो आपको अच्छे से याद हो गया। फिर क्या किया, आपने उसको 7-8 दिन बाद दोबारा पढ़ लिया, उसी चैप्टर को, तो वो और ज़्यादा अच्छा हो गया। ऐसे ही सभी चैप्टर के साथ करना है। गैप बना लिया कि भैया इतने दिनों बाद मेरे को इस चैप्टर को रिवीजन करना है, इस अध्याय को रिवीजन करना है। ऐसा ही आपने 3 बार, है ना, या 4 बार एक ही चैप्टर को रिवीजन कर लिया अपने नोट्स पे, तो वो इतना ज़्यादा पक्का हो जाएगा, इतना ज़्यादा पक्का हो जाएगा, फिर आपसे कोई सोते हुए भी पूछ ले कि ये क्या हुआ था, तो आप सारी चीज़ें बता दोगे, विद्युत आवेश क्या होता है। प्रश्न कोई भी पूछ ले, फिर आप उसको मुँह बोले बता दोगे, क्योंकि एक तो आपने खुद से लिखा है, दूसरे आपके टीचर की भाषा है, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आई है ना? हर चीज़ समझ कर आपने करी है, तो चीज़ें अच्छे तरीके से याद भी हैं और उनका कन्फ्यूजन नहीं है माइंड में, क्या कैसे होता है, सारी चीज़ें एकदम क्लियर है। तो अब जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, तो अब आपको बनाना है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में आपको क्या करना होता है, शॉर्ट नोट्स में आपको बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल लघु-लघु लिखनी होती है, बिल्कुल छोटी-छोटी लिखनी होती है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो मैंने क्या लिख लिया, सबसे पहले तो अध्याय का नाम लिख लिया, चैप्टर नंबर 1 का नाम है। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, बहुत सारे चैप्टरों पर ऐसा करना है। फिर आपने लिख दिया उसमें क्या होता है, एक तो होता है विद्युत आवेश।
क्या होता है? विद्युत आवेश। अभी विद्युत आवेश क्या होता है उसकी परिभाषा आपको यहाँ पर शॉर्ट में लिख देनी है, छोटे-छोटे अक्षरों में। फिर लिख देना है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस उसका सूत्र लिख देना है जिस पर से क्वेश्चन आते हैं। बाकी कूलाम का नियम क्या होता है आपने 4 बार नोट्स को पढ़ा है, सारी चीज़ें आपको पहले से याद है ना? ये चीज़ें आपको वही लिखनी है जो आप ज़्यादातर भूल जाते हो और जो एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, आपके पेपर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो। अब पेपर में कौन से क्वेश्चन आएँगे वो भी मैं आपको बता दूँगा, चिंता ना करो, है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। तो 1 या 2 पेज में आपको क्या करना है पूरे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। पहले आपको पूरे चैप्टर के नोट्स बनाने में कितने दिन 7 से 8 दिन ओह सॉरी 7 से 8 पेज लग गए थे, है ना? 7 से 8 पेज लग गए थे। अब वही 2 पेज के अंदर और डेढ़ पेज के अंदर आपने क्या है पूरे नोट्स बना के कंप्लीट कर लिए एक ही चैप्टर के नोट्स बनाने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज लगे, उसमें पूरे नोट्स आ गए। तो अब आपको रिवीजन करने में कितना टाइम लगा? बहुत कम, क्योंकि आपने रिवीजन भी वही चीज़ें किया जो आप बार-बार भूल रहे थे। जो आप बार-बार भूल रहे थे वही चीज़ें आपने याद की। तो ये होते हैं शॉर्ट नोट्स और इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। फिज़िक्स में ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते, तो फिज़िक्स में आप इनके ज़्यादा नोट्स बनाओ नहीं, तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप केमिस्ट्री को पढ़ोगे जिसे रसायन विज्ञान कहते हैं, है ना? तो इसका एक भाग होता है जिसे बोलते हैं कार्बनिक रसायन। इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती हैं केमिकल्स रिएक्शन, जैसे एक चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्कोहल फिनॉल ईथर, फिनॉल ईथर। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या बताया जाता है? अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल बेसिकली शराब का सूत्र होता है अल्कोहल और उसकी भी स्टेट होती है जो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, है ना? तो पहली चीज़ तो आपको बताया जाएगा ये किस तरीके से बनती है, फिर बोलोगे कि ये किस-किस चीज़ से रिएक्शन करती है, फिर आपको बताया जाएगा फिनॉल क्या होता है, फिर बताया जाएगा ये फिनॉल किस तरीके से बनता है, फिर ये किन-किन चीज़ों से रिएक्शन करता है, ये सारी चीज़ बताई जाएँगी। फिर आपको बताया जाएगा ईथर क्या होता है, ये किन चीज़ों से बनता है और किन चीज़ों से रिएक्शन करता है और इसके बहुत बड़े नोट्स आपके पास होंगे, जो 5 या 6 पेज में कंप्लीट हुए होंगे एक चैप्टर के। अब आपको क्या करना है शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स में क्या करना है, एक पेज लेना है, एक पेज की 2 साइड होती हैं, ये एक वाली साइड ली, ये दूसरी वाली साइड ली, ठीक है? तो आपको क्या करना है सबसे पहले तो मैं एक ही साइड लेता हूँ ये। अब इस पेज को क्या है रोटेट कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पर किया है ना इस तरीके से, आपको क्या है रोटेट कर लेना है। अब रोटेट करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर लिख दिया अल्कोहल इस तरीके से, फिर यहाँ पर लिख दिया इस तरीके से बनाने की विधि, है ना? बनाने की विधि कि ऐसे-ऐसे बन सकता है, यहाँ पर लिख दिया शॉर्ट में कैसे-कैसे, किस-किस रिएक्शन से बन सकता है, ये आप केमिस्ट्री में बेहतर तरीके से समझ जाओगे, किस-किस तरीके से बन सकता है। फिर यहाँ पर लिख दिया कि इससे कौन-कौन सी रिएक्शन करता है ये, है ना? ये सारी लिख दी। फिर यहाँ पर जो भी उनके मेन-मेन पॉइंट लिखने होते हैं वो लिख दिए, है ना? इस तरीके से ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, यहाँ पर ए-बी-सी-डी, ई-एफ-जी इस तरीके की वो लिखे होते हैं, कंपाउंड के नाम ऐसे ही होते हैं, है ना? जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ अल्कोहल का सूत्र, है ना? तो मैं लिख सकता हूँ C2H5OH, ये इस तरीके के सूत्र होते हैं केमिस्ट्री के अंदर अगर आपने देखे होंगे तो। तो इनको लिखने में ज़्यादा आपको परिभाषा-वरिभाषा कुछ लिखनी नहीं होती, डायरेक्ट लिखने होते हैं यहाँ पर सूत्र, फिर यहाँ पर थोड़ी बहुत विधि लिख देनी होती है। जब आप केमिस्ट्री को पढ़ोगे तो इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ जाओगे। इनको कहते हैं शॉर्ट नोट्स, तो इनको बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और जितना समय लगेगा उसमें आपका कहीं न कहीं रिवीजन भी होगा वीक पॉइंट का, है ना? और फिर आपको पढ़ने में क्या है ज़्यादा समस्या नहीं होगी। तो आपने कौन-कौन सी चीज़ें कंप्लीट कर ली? आपने एक तो अपने नोट्स कंप्लीट कर लिए, जिन्होंने आपके रिवीजन में बहुत ज़्यादा मदद करनी है और दूसरे आपने शॉर्ट नोट्स रिवीजन कर लिए। ये कब काम आएँगे? भई आप पेपर देने जा रहे हो, तो आपको लास्ट टाइम पे सब कुछ रिवीजन करना है। तो वही शॉर्ट नोट्स खोले फटाफट कौन-कौन से चैप्टर वीक हैं, कौन-कौन से टॉपिक वीक हैं, तुरंत याद कर लिया, है ना? अब बात आती है प्रैक्टिस की। अब इसका भी 45% हिस्सा है आपकी सफलता के अंदर, तो इसको हल्के में ना लें, है ना? ओके, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई, ओके। हाउ टू गेट नोट्स, अच्छा इसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। देखो नोट्स जर्नली आप बनाओगे तो उसके अंदर परिभाषा लिखनी है ना? ये आप अपनी देसी भाषा में नहीं लिख सकते, आपको एक हिंदी की भाषा में लिखनी होती है अगर आप हिंदी से हो तो। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, विद्युत आवेश क्या होता है ना? तो 2 द्रव्यमान युक्त वस्तुओं के बीच आकर्षण का एक गुण होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का एक बल लगता है, उसको क्या है अपन क्या कहते हैं ये तो मैंने गुरुत्वाकर्षण का परिभाषा बता दी, है ना? पर ऐसे ही विद्युत आवेश की परिभाषा होती है, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे, है ना? और ये मैंने अपनी भाषा में बोली है, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से व्यवस्थित ढंग से किसी किताबी भाषा में या एक अच्छी भाषा में, संक्षिप्त भाषा में लिख जाएगा और ये सब टीचर आपके करवा देंगे, जो भी आपके शिक्षक हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, वो सब आपको बता देंगे कि किस तरीके से लिखना है। फिर भी उनका समझ में नहीं आ रहा, तो जो मैं नोट्स दूँगा ना, उनके अंदर परिभाषा लिखी होगी।
जो मैं आपको नोट्स देने वाला हूँ, उनके अंदर ये परिभाषा लिखी होगी। तो नोट्स में से आपको छाप लेना है ऐसी की ऐसी, बाकी उसको समझाने का काम आपके टीचर करा ही देंगे, आपके शिक्षक हैं वो करा ही देंगे, है ना। उसके बाद एक नियमितता भी होनी चाहिए, है ना। ऐसा ही नहीं है, अब उसने पूछा है, जैसे अब उसने पूछा है विद्युत आवेश क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखिए। तो आपको लिखना होता है यहाँ पर विद्युत आवेश हेडिंग डाल के, फिर उसकी परिभाषा लिखनी होती है इस तरीके से बंद करके। अब उसने पूछा है कूलम का नियम क्या है, तो आपको कूलम का नियम लिखना होता है। फिर उसने ये भी पूछ लिया कि बताइए कूलम के नियम का सूत्र क्या है, तो फिर नीचे आपको उसका सूत्र भी लिखना होता है इस तरीके से। तो एक व्यवस्था चाहिए होती है। अब ये पता कैसे लगेगा किस तरीके से लिखना है, ऑफकोर्स मैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा उसमें ये सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से लिखा होगा, है ना। अब आती है निर्देश की, है ना। जो टीचर है वो आपको गाइड करने का काम करेंगे, जो शिक्षक है वो गाइड करने का काम करेंगे। आप जिस कोचिंग में जाते हो वो बता ही देंगे, और अगर नहीं जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आजकल यूट्यूब पर ही काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स अपलोडेड हैं। और जैसे मैंने बताया, फिजिक्स में अगर आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिक्कत आती है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल का खुद का सहारा ले सकते हो, जिसमें फिजिक्स अपलोडेड है ना। वहाँ से उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश की है। अगर छोटे से बच्चे को भी, मतलब जो उसका बेसिक कमज़ोर है, 10वीं और 11वीं कमज़ोर है, उसकी भी समझ में आ जाए, इस तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएंगी। अब नोट्स कहाँ पर मिलेंगी, तो देखो मैंने कुछ वीडियोज अपलोड की हैं इस वीडियो से पहले। जैसे फिजिक्स के रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड की है, जिसमें मैंने कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान में जो अध्याय 1 है यानी चैप्टर 1 है, उससे लेकर चैप्टर 10 तक, अध्याय 10 तक के नोट्स अपलोड कर दिए हैं। केमिस्ट्री के भी जो नोट्स हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक। आगे चल के मैं बाकी के पूरे जितने भी चैप्टर हैं भौतिक विज्ञान के 12वीं के, उनके नोट्स अपलोड कर दूंगा, रसायन विज्ञान के अपलोड कर दूंगा, है ना। इसके अलावा और भी है, बायोलॉजी की अपलोड कर दूंगा। इनकी लिंक कहाँ पर मिलेगी, देखो इनकी लिंक आपको प्रत्येक वीडियो में मिल जाएगी। फिजिक्स की वीडियो में फिजिक्स की लिंक मिल जाएगी, केमिस्ट्री की वीडियो में केमिस्ट्री की लिंक मिल जाएगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ड्राइव की पीडीएफ है। अब मैं सबकी लिंक आपको नीचे प्रोवाइड कराने लग गया तो वो ऐसे ही कचरा हो जाएगा यार, कौन सी लिंक किस चीज़ की है। तो इससे बढ़िया है कि आप चैनल पर जाओ, पर्टिकुलर वीडियो पर जाओ और वहाँ पर जाकर लिंक में देख लो। फिर उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें और भी आपसे डिस्कस की है। आप जैसे नोट्स हैं, पीडीएफ है, 24 घंटे तो आप अपने नोट्स से पढ़ नहीं रहोगे, कभी आपको पीडीएफ की भी जरूरत पड़ेगी, या पीडीएफ से आपको नोट्स छापनी है, तो आप कहाँ पर पीडीएफ को ढूंढते फिरोगे, कितना उसमें समय वेस्ट होगा। इससे बढ़िया होता है, मैंने देखो एक एप्लीकेशन के बारे में बताया था जिसका नाम है स्लाइड बुक, स्लाइड बुक, है ना। ये इस एप्लीकेशन है, बहुत कम बच्चे इसके बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत मस्त एप्लीकेशन है। इस पर क्या कर सकते हो आप, एक बहुत अच्छा सिस्टम है कि आप फ़ोल्डर बना सकते हो। जैसे फ़ोल्डर बना लिया इस तरीके से, फिर आप फ़ोल्डर के नाम देख सकते हो। तो इसका नाम दे दिया, जैसे आपने फिजिक्स, इसका नाम दे दिया केमिस्ट्री, इसका नाम दे दिया बायोलॉजी, है ना। फिर जैसे फ़ोल्डर पर क्रिएट क्लिक करोगे, आप फ़ोल्डर बना लिया, फ़ोल्डर पर क्लिक किया, तो इसके अंदर और भी फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हो। तो फिर फिजिक्स के फ़ोल्डर के अंदर आपने और फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया, जैसे केमिस्ट्री का क्रिएट कर दिया, सॉरी फुल नोट्स का क्रिएट कर दिया, शॉर्ट नोट्स का क्रिएट कर दिया, और क्वेश्चन पेपर का जो है आपने ऐड कर दिया। अब जैसे ही आपने इसको दबाया, जैसे ही आपने इस वाले फ़ोल्डर को दबाया, फुल नोट्स वाले को, तो इसके अंदर आपने सारे पीडीएफ डाल दिए, है ना। जो मैंने नोट्स आपको दिए थे, उन नोट्स के सारे पीडीएफ आपने इसी में डाल दिए। डालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, एक बार आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, थोड़ा चलाने की कोशिश करो, चलाना सीख जाओगे। वरना मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया है कि इस एप्लीकेशन को किस तरीके से यूज़ करना है। तो इसके अंदर क्या है, आप सभी पीडीएफ को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, है ना। फिर जो मैं क्वेश्चन पेपर दूंगा उनको भी डाल सकते हो, तो जगह जगह ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन पेपर क्या होते हैं वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, कैसे क्या देना है ना। इन सारी चीज़ों को मैं आपको बता दूंगा, उसकी चिंता वाली बात नहीं है, अभी धीरे धीरे वीडियो के अंदर, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो जो पीडीएफ है उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसमें स्लाइड बुक एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, क्योंकि इसमें आप पीडीएफ को ऐसे ऊपर नीचे करके नहीं फोल्ड कर रहे होते हो। जैसे जनरली आप पीडीएफ को पढ़ रहे होते हो तो कैसे निकलता है, ये नीचे की तरफ निकलता है ना। जैसे आप कर रहे हो वैसे उंगली को करोगे नीचे, ये उंगली है ऐसे ऊपर की ओर स्क्रॉल करोगे इस तरीके से। जबकि स्लाइड बुक एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता, उसमें क्या है, एक इस तरीके से क्या है, पेज बने होते हैं। ये आपको क्या है, पलटना होता है पेज को इस तरीके से, तो पेज फोल्ड हो जाता है, जैसे आप किताब का करते हो ना, ठीक वैसे ही इस तरीके से किताब बनी होती है उसमें। तो आप क्या है, पेजों को फोल्ड कर रहे होते हो। फिर उसमें कोई भी चीज़ आपको हाईलाइट करनी है वो भी कर सकते हो इस तरीके से, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट करनी है, कुछ भी लिखना है, कुछ भी फोटो ऐड करना है पीडीएफ में, वो कर सकते हो। तो वो आपके काफ़ी ज़्यादा काम में आएगा, लेकिन दिन भर इसी में नहीं लगा रहे ना, वो काफ़ी काम में आएगा। मेन चीज़ आपका नोट से चलेगा, जो नोट्स आपको क्या है, मेरे दिए हुए पीडीएफ में से बना लेनी है। पीडीएफ आप कहाँ पर मिल जाएंगे, स्लाइड बुक में मिल जाएंगे। और डाउनलोड कहाँ से कर लेना है,
जस्ट मैं बता रहा हूँ वहाँ से पुरानी वीडियो पर जाएँ, मैंने बताया है वहाँ पर किस तरीके से डाउनलोड करनी है। ओके, तो ये तो हो गया नोट्स। नोट्स से कैसे पढ़ें? देखो, एक 2 तरीके होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन में बिल्कुल ना पढ़ें, बिल्कुल मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन कभी-कभी ज़रूरत पड़ती है या उनमें से नोट्स बनाने हो गए, तो उसके लिए मैंने एप्लीकेशन बता दिया है, स्लाइड बुक बढ़िया एप्लीकेशन है। इसमें सारी चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, व्यवस्थित ढंग में रख सकते हो। ऑफलाइन उसमें से आपको अपने नोट्स बना लेने हैं, मैंने बता दिया है किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, वो सारा काम आपको कर लेना है। अब बात आती है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस का भी 45% योगदान मैंने बताया था। इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपको पुराने 2 या 3 साल के, अगर आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है ना, पाठ्यक्रम चेंज नहीं हुआ है, तो पुराने 2 या 3 साल के जितने भी पेपर हैं, उनको लगा देना है। इसके अलावा इसके अलावा है ना, आपको क्या कर लेना है, मॉडल पेपर जो होते हैं, उनको लगा लेना है। और ये सब मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड जो है आपको क्वेश्चन बैंक देता है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, थोड़ा बहुत कर लेना है। इसके अलावा आपके जो त्रैमासिक और अर्धवार्षिक पेपर लगते हैं ना, उनको अच्छे तरीके से कर लेना है ना? और एक चीज़ और आपको अच्छे तरीके से कर लेनी है, वो क्या है? वो है आपके बोर्ड के जो मॉडल पेपर आते हैं वो। लिटरली मैं आपको बताने वाला हूँ होता क्या है। अभी मैं एनालाइज़ कर रहा हूँ 2 सालों से, पिछले 2 सालों से जो 12th के पेपर लग रहे हैं उनको, है ना? 12th और 11th के दोनों। उसमें एमपी बोर्ड जो है 1 महीने पहले क्या है, मॉडल पेपर जारी करता है। मैं एमपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसी से बिलॉन्ग करता हूँ, तो उसका कंटेंट मेरे को आसानी से मिलता है। आप खुद का एनालाइज़ कर सकते हो। तो मॉडल पेपर जो होता है एमपी बोर्ड प्रोवाइड कराता है 1 महीने पहले पेपर से, और उसमें से लगभग 30-40% हिस्सा फँस जाता है, जो कन्फ्यूजन वाला होता है। कन्फ्यूजन वाला कैसे होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, हिंदी का पेपर होता है, तो हिंदी के पेपर में या फिर कहूँ अंग्रेजी का जो पेपर होता है, तो उसके पेपर में जो ऐसे वगैरह आते हैं, निबंध वगैरह आते हैं। हिंदी के पेपर में अगर आपने देखा होगा तो वो आते हैं, जो कवि होते हैं ना, कवि, उनका साहित्य परिचय हमें देना होता है, किस प्रकार के कवि हैं, किस तरीके की कविता लिखते हैं, ये सारी चीज़ें हमें देनी होती है ना? तो ये क्या है, आपको मॉडल पेपर के अंदर जो है उसके अंदर दी होती हैं, और वही ए टू जेड आपके वार्षिक पेपर में आती है। तो 1 महीने पहले ही वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी, है ना? बाकी बचा हुआ 40 से 45% जो हिस्सा होता है, वो आपके पुराने पेपरों में से आता है और त्रैमासिक पेपरों में से आता है। पुराने और त्रैमासिक पेपर अगर ये मिलाकर आपने कंप्लीट कर लिए, यानी आपने 90% पोर्शन वैसे ही कवर कर रखा है। ये सारी चीज़ें रिवाइज कर ली आपने तो, है ना? और इन्हीं पर जो आपकी बुक है वो छपती है, जैसे परीक्षा अध्ययन है, परीक्षा बोध है, तो उनमें से भी 90 करीब 80% से ऊपर का तो उनमें से फँस ही जाता है। क्यों? क्योंकि वो उनमें मेनली क्वेश्चन जो ऐड किए जाते हैं, वो यही होते हैं, पुराने साल के या आपके जो अर्धवार्षिक वगैरह के पेपर हैं, उनको ऐड कर दिया जाता है। तो उससे क्या है, और देखो मॉडल पेपर भी होते हैं कुछ अलग से, जो कोचिंग वगैरह प्रोवाइड कराती है, जो मैं आपको दे दूँगा, उनको भी सॉल्व कर लेना है, तो इससे आपको क्या है, क्वेश्चन करने का अनुभव आ जाएगा। अब मॉडल पेपर को किस तरीके से होता है, मॉडल पेपर को करना किस तरीके से होता है, ये एक और पॉइंट है। इसको करना इस तरीके से होता है क्योंकि उसमें उतने ही क्वेश्चन दिए होते हैं जितने आपके बोर्ड में आने वाले हैं। तो आपको क्या है, एक टाइमर लगा लेना है। सबसे पहले प्रॉपर टाइमर होना चाहिए। एक टाइमर लगा लेना है 3 घंटे का। 3 घंटे का आपका पेपर होता है, 3 घंटे का क्या लगा लिया, आपने टाइमर लगा लिया। 3 घंटे का टाइमर लगा के आपको क्या है, अपने पेपर को सॉल्व करना है। फिर आपको देखना है कि आपने पेपर में कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, है ना? इस तरीके से आपको 4 कम से कम 4 सॉरी कम से कम 4 बार पेपर देके देख लेना है ईच सब्जेक्ट का। यानी फिजिक्स के 4 पेपर देके देख लिए, केमिस्ट्री के 4 पेपर देके देख लिए, बायो के 4 पेपर देके देख लिए। तो जब आप इतने सारे पेपर दे चुके होगे तो आपको पास पहले से ही अनुभव होगा कि पहले तो 3 घंटे में पेपर को किस तरीके से कंप्लीट किया जाता है। तो आप जब एग्ज़ाम में पेपर देने जाओगे तो आपके पसीने नहीं छूटेंगे, क्योंकि आप पहले ही 4 सब्जेक्ट के 4 पेपर दे लिए, मतलब 15-16 बार पहले पहले ही पेपर दे चुके होंगे, 3-3 घंटे एक जगह बैठ के। तो 3 घंटे एक जगह बैठने का जो अनुभव होगा वो भी आपको पहले से होगा। ये सारी चीज़ें आप पहले ही ट्राई कर चुके होंगे। फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि पेपर में आप गलतियाँ कहाँ पर कर रहे हो। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका जो है वीक पॉइंट क्या है, आप कमज़ोर कहाँ पर हो, आप लिखने में गलती कर रहे हो, है ना? ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएँगी जब आप पेपर देना शुरू करोगे, किस तरीके से भरना है, क्या भरना है ना? और गाइडेंस मैं आपको बताता रहूँगा, है ना? जब मैं आपको टेस्ट अपलोड करूँगा ना अपने चैनल के ऊपर, तो आपको बता दूँगा इस टेस्ट को किस तरीके से करना है, आपको सारी चीज़ें बता दूँगा। बस आपको चैनल से जुड़े रहना है। ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो गई, लेकिन इसके अंदर मैंने वो सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है जो आपके एग्ज़ाम में आपको बेहतर अंक दिलाने के लिए ज़रूरी हो सकती है। सबसे पहली चीज़ आपको क्या रखनी है, नोट्स। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यकीन नहीं हो तो मैं सीधा कहता हूँ, आप कोई भी टॉपर उठा लो, अपनी बोर्ड का उठा के देख लो, आँख बंद करके कोई सा भी टॉपर उठा लो। अगर उसके पास नोट्स नहीं है ना, तो वो कभी 90 प्लस स्कोर कर ही नहीं सकता। ये उसके लिए बिल्कुल नामुमकिन है, और अगर किया है तो रट्टा लगाया है।
तो वो कभी काम नहीं देगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा 12th में अच्छे परसेंट बन जाएँगे, उसके बाद फिरता रहेगा ऐसे ही 12th के बाद। उसके बाद जो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ज़रूर की होगी। कोई आदमी कितना भी रट्टा लगा ले, बिना प्रैक्टिस के वो फिर आ ही नहीं सकता। और ये सारी चीज़ें आप चेक करते हो तो किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देके देख लो। और इसके बाद शॉर्ट नोट्स का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं ना, शॉर्ट नोट्स वगैरह, इनके बारे में ज़्यादा बच्चों को पता नहीं होता। तो इन चीज़ों को ज़रूर अपनाना है। शॉर्ट नोट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं आपकी कम समय में रिवीजन के लिए। फिर चीज़ों को सरल करके पढ़ना, है ना? जैसे आप पढ़ रहे हो विद्युत आवेश को, है ना? तो विद्युत आवेश से रिलेटेड आपने क्या पढ़ लिया? इधर लिख दिया कूलॉम का नियम, इधर लिख दिया विद्युत फ्लक्स, इधर लिख दिया और भी टॉपिक, फिर उनके सूत्र यहाँ पर लिख दिए। तो सारी चीज़ें कितनी आसान हो गई, है ना? अलग-अलग करके पढ़ने की बजाय जैसे समय विज्ञान की किताब है, उसमें पढ़ाया जाता है कक्षा 10वीं या 8वीं की। पहले उसमें लिखा जाता है 1857 के स्वतंत्रता सैनिक निम्न हैं। फिर लिखा जाता है उसमें मंगल पांडे, फिर उनके बारे में बताया जाता है कब इनका जन्म हुआ, कब कैसे क्या हुआ। फिर बताया जाता है झांसी की रानी, फिर बताया जाता है कब जन्म हुआ, कैसे क्या हुआ। ऐसे ही बहुत सारे क्रांतिकारियों को बताया जाता है। इसको ऐसे याद करने की बजाय बेहतर तरीका होता है, जब आप इसके शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, तो आपने लिखा 1857 के स्वतंत्रता सेनानी, फिर आपने क्या कर दिया, इस तरीके से ये तीर निकाल दिए। यहाँ पर लिख दिया मंगल पांडे, यहाँ पर लिख दिया महारानी लक्ष्मीबाई, यहाँ पर लिख दिया नाना साहेब, यहाँ पर लिख दिया तात्या टोपे। फिर इनमें से भी इस तरीके से तीर लिखा दिए। यहाँ पर उनका जन्म लिख दिया, यहाँ पर उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, यहाँ पर उनके शहीद होने की तारीख लिख दी और भी बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर इस तरीके से आपने उनको मेंशन कर दिया, तो आपको याद करने में 10 घंटे नहीं लगेंगे। आधे घंटे में आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लोगे, जो मेन पॉइंट है वो भी तैयार कर लेंगे। और ये क्या साइंस में काम आता है? हाँ बिल्कुल, जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कितना ज़्यादा यूजफुल होता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको कवर कर लेना है। जब आप स्मार्ट स्टडी करोगे, है ना, तो ये आपको करंट में तो यूज करेगी 90 प्लस स्कोर करने में, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी पक्की हो चुकी होंगी। उसके बाद भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी जब आप अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे। तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी सारी चीज़ें कमज़ोर हैं। आपको हर चीज़ जो पढ़ा है उसका मतलब पता होगा, और आपकी जो बेसिक है और जो जड़ें जिन्हें बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होंगी। वरना आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू उठा के देख लो, जिसने बताया है ना मेरा 11th और 12th बर्बाद हुआ, उसके बेसिक कितने ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं, फिर कितना ज़्यादा उसको मेहनत करनी पड़ती है। तो बेहतर है कि ये मेहनत अभी से करें, और मेहनत इस तरीके से करें, फिर मेहनत करने में भी मज़ा आने लगे। चलिए मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, राधे राधे।